सरकार के दावे आपने बखूबी सुने होंगे कि बेटियों को लेकर के चाहे महिला सशक्तिकरण की बात आए या फिर उनको पढ़ाने की या फिर आगे बढ़ाने की लाख दावे करते नज़र आते हैं, लेकिन जब एक बेटी को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है और जब उसके न्याय के लिए उसका परिवार आगे आता है तो उनके लिए पुलिस या प्रशासन या फिर सरकार की बात करें तो उनके आँख और कान सब बंद हो जाते हैं। एक ऐसा ही परिवार है जिसकी एक 1.5 साल पहले एक बेटी की एक बहन की शादी होती है, लेकिन संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो जाती है। परिवार को उससे आगाह नहीं किया जाता है। परिवार जब वहाँ पे पहुँचता है तो जो उनको बताया जाता है उससे स्थिति कुछ अलग मिलती है। परिवार को शक होता है कि उसको जहर खिलाया गया है और उसको लेकर के वो जब पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस भी पीछे हट जाती है। और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने खुद उस परिवार को जानकारी दी थी फ़ोन पे कि उस लड़की को कि जहर की वजह से, जहर के कंटेंट उसमें पाए गए, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बलजीत जो कि उस लड़की का, पूजा जिसका नाम है, पूजा डूल, उसकी मौत हुई है, उसका भाई है ये। हम इनसे पूरा मामला जान लेते हैं। बलजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला हुआ था, ये थोड़ा सा एक बार बता दो आप। जी, मेरी बहन पूजा है जो, उसकी 1.5 साल पहले हमने शादी की थी टोहाना। तो शुरुआती दौर पे सब कुछ ठीक था, लेकिन 2-3 महीने के बाद ही वहाँ से अनबन होनी शुरू हो गई। वहाँ से शिकायतें आने लग गई उनकी, भाई आपकी लड़की में ये है वो है। हमने फिर भी अपनी लड़की को, अपनी बहन को बचाने के लिए सारे प्रयास किए, सारा उनकी जो भी डिमांड थी वो भी हमने पूरी की, लेकिन बार बार वो टॉर्चर करते रहे। अभी जब 9 तारीख को, अभी इसी महीने की, तो 9 तारीख को उन्होंने वहाँ, उनका सुबह मेरे पास फ़ोन आया 7:20 पर कि आपकी जो सिस्टर है पूजा, वो काफ़ी बीमार है। मैंने पूछा क्या हो गया उसको, कह रहे कि उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। तो पहली बार तो उसने सिर्फ मेरे से नंबर पूछा, अपने, मेरा जो छोटा भाई है पूजा जो रियल ब्रदर है उसका नंबर लिया, मैंने उसका नंबर दे दिया। हाँ, दूसरी बार उन्होंने बताया कि इसको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और हम इसको एडमिट करवा रहे हैं। मैंने पूछा उनसे बार बार, 3 बार मैंने उससे पूरा जोर देकर पूछा कि क्या हुआ है, मुझे एक्चुअल बता दो आप। कह रहे कि नहीं कुछ नहीं है, इसको एलर्जी की बीमारी है, एलर्जी की वजह से हम इसको दाखिल करवा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं घर पे बता दूंगा और जैसे भी स्थिति होगी हम आ जाएंगे। हमने उनका वेट किया, दोबारा पूरा दिन वेट किया कि दोबारा क्या सिचुएशन रही। हमने हल्का मामला लेकर, भाई एलर्जी की बीमारी है तो दिखाने ले गए होंगे डॉक्टर के। अच्छा, पहले भी ऐसी कुछ स्थिति हुई थी कि वो बीमार हो या फिर एलर्जी की पहले कुछ दवाई चल रही हो? नहीं, एलर्जी वगैरह उनके ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामान्य बीमारियाँ सभी में हो जाती है, कभी बुखार कभी कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कोई एलर्जी जैसी उसके पास, क्योंकि हमारे पास रही है वो सारे 20-22 साल जो भी थी, तो उस ऐसा कोई उसमें बीमारी नहीं थी कुछ भी इस प्रकार की। तो उसके बाद 9 तारीख को उन्होंने जब सुबह मेरे पास कॉल की है, दोबारा उन्होंने, शाम तक मैंने वेट किया कि क्या स्थिति रही है। यहाँ वहाँ से पता करने की कोशिश की हमने, अपने जो भी रिश्तेदारियाँ थी वहाँ से पता करने की कोशिश की क्या स्थिति रही है। उन्होंने हमारे पास कोई कॉल नहीं की कि वो दोबारा बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैंने बार बार उनसे जोर देकर पूछा गया कि हुआ क्या है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसको ये स्थिति है उसकी, बस ये कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और हम इसको एडमिट करवा रहे हैं। हमने छोटा मामला समझ के हमने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। हमने बार बार पूछने की कोशिश की उससे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 9 तारीख को हमने वेट किया कि दोबारा कुछ बताएंगे, 10 तारीख को वेट किया दोबारा कुछ बताएंगे, 11 तारीख को भी वेट किया दोबारा कुछ बताएंगे। 11 तक भी उनकी कोई कॉल नहीं आई, जबकि मेरे बड़े भाई हैं जो सारा लेन देन करते हैं, उनके पास एक भी कॉल नहीं आई, सिर्फ मेरे से कॉन्टैक्ट किया उन्होंने। हाँ, जो लेन देन करते हैं, जिसका नंबर था, जिन्होंने सारी शादी करवाई, सारा उनका सिस्टम जो हाँ संभाले, पूरा परिवार चलाए हुए हैं, उनसे एक बार भी उन्होंने संपर्क करना सही नहीं समझा। 11 तारीख को मेरे पास रात को 8 बजे वहाँ से एक पुलिस से, थाने से फ़ोन आता है, कह रहे मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ, धर्मपाल नाम था उनका। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। थाना, ये टोहाना से? हाँ, या फिर थाना शहर टोहाना। उन्होंने बोला थाना शहर टोहाना से मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ और भाई आपकी ये जो सिस्टर है पूजा कि ये यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा हाँ जी, ये तो हमें पता चला था एडमिट है, लेकिन अभी तक क्या मतलब ठीक नहीं हुई? वो कह रहा है भाई नहीं, इसको जहर दिया गया है और ये बेसुध पड़ी है। मेरे एकदम से होश उड़ गए। मैंने कहा कि जहर की कोई बात नहीं हुई जी, जहर तो नहीं, जहर नहीं, आप हाँ एक बार पता कर लो, आप जहर नहीं है, कि जहर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा भी नहीं, इसको मोनो जहर दिया गया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा मोनो जहर, हाँ नाम लिया उन्होंने कि डॉक्टर ने बताया कि मोनो जहर इसको दिया गया है या पिया गया है, जो भी उसके अंदर से। हाँ, डॉक्टर ने उसको ये बताया था कि ये 3-4 दिन से पड़ी और आप आ क्यों रहे? मैंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं कि हम आए, कि ऐसी को ऐसी स्थिति है। मैंने उसको नॉर्मल उसने बताया, फिर उसके बाद में पता चला कि उसके जहर की वजह से उसकी मौत हुई है। हाँ, उसने फिर फ़ोन काट दिया दोबारा। फिर उसने कहा भाई आप आओ, ये बिल्कुल ही डैमेज स्थिति में है और बचनी बड़ी मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, मैं घर पे बात कर रहा हूँ, अभी हम आ रहे हैं। तो मैंने घर पे बात करी अपने चाचा जी से, अपने पापा से, अपने बड़े भाई से, जो भी अपने परिवार में थे। हम रात को ही गाड़ी लेकर वहाँ पर गए।
जहाँ पर हम जाकर हमने देखा कि कहाँ है मेरी सिस्टर, तो मैंने कहा कि आईसीयू में अंदर। वो उस वक्त पे जब आप गए टोहाना हॉस्पिटल में थी या फिर हिसार थी? वो टोहाना आरएमसी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट थी वो। आईसीयू में जाके मैंने देखा तो वो कह रहे कि यहाँ पे है, आईसीयू में है। तो मैं ढूंढ रहा उसको यहाँ वहाँ, लेकिन मुझे पहचाने में नहीं आई। वो कह रहे कि यही है सामने वाली। मेरे एकदम से होश उड़ गए। वो नीली पड़ चुकी थी बिल्कुल, उसका सारा शरीर पे सूजन थी और उसके बिल्कुल लटके हुए थे बड़े बड़े। मैं देख नहीं सका, ना मैं पहचान सका उसको एकदम से। फिर बाद में बताया भाई यही पूजा है। मेरा एकदम से बस वहाँ से बाहर निकला और मैंने उनके जो भी घर वाले वहाँ पे थे, सुनील था उसका हस्बैंड, मैंने पूछा भाई क्या हुआ है। वो कहा कि एलर्जी की वजह से हो गया, एलर्जी की दवाइयाँ चल रही थी, उसकी वजह से रिएक्शन हो है। तो अब फिर उसके बाद आपने क्या कुछ मतलब उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए, रात को ही वो थाने में गए। थाने में जाकर हमने कहा कि हमारी जो सिस्टर है उसके साथ ये किया गया, उसको जहर दिया गया, पिया है, हमें नहीं पता, आप जाके प्लीज़ कार्रवाई करें। लेकिन वहाँ जो थाना था उसने हमारी कोई भी सही ढंग से बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि सुबह SHO आएगा, उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही बात होगी, तभी हम आपके FIR या जो भी आप कहोगे आपके बयान लिखे जाएंगे। हम वहाँ पर वेट करके आ गए। थाने जो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में भी हमने बार बार पूछने की भी ट्राई करी, 3 बार 4 बार उनसे पूछा गया, लेकिन वो छिप गए। जो सुरवाल वाले थे सामने नहीं आए दोबारा से। एक बार पूछा हमने भाई क्या हुआ, उन्होंने नहीं बताया और वहाँ से फिर वो गायब हो गए। हाँ, तो फिर हम वापस आ गए भाई, सुबह और व्यक्तियों को लेकर आएंगे। हमें पता नहीं था क्योंकि हम पूरी तैयारी में नहीं गए थे, हमें नहीं पता था कि ऐसी स्थिति है। तो हम वापस आए उसी सुबह 3-4 बजे, दोबारा फिर गई है पंचायत वहाँ पर। फिर से वहाँ पर वही उन्होंने समझौते के ऊपर हमारे ऊपर दबाव डाला गया, भाई इस पर साइन करो। वहाँ पर हमने साइन नहीं किए। वो कह रहे थे भाई इस पे साइन कर दो और बाद में मतलब लड़की के साथ जो भी होया उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। हमने वहाँ से मना कर दिया और हम वापस आ गए। उस दिन शाम को फिर मैं और मेरी माँ वहाँ पर हम दोबारा गए देखने के लिए भाई क्या स्थिति है क्या नहीं। मैंने दोबारा फिर पूजा के हस्बैंड को बुला के ये पूछा भाई हुआ क्या है, मुझे एक बार ये बता दो, इसने पिया है या आपने पिलाया है या क्या झगड़ा हुआ। उन्होंने हमें गुमराह किया, कह रहा है इसको एलर्जी है, कह रहा है इसकी दिमाग में गांठ है, ये मेंटल है, इसको मिर्गी पड़ती है। उसने ऐसी 5 बीमारियाँ गिना दी कि ये और बीमारी है। जहर का उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया। हमें उन पर पूरा शक हो गया कि इन्होंने जहर दिया है। बिल्कुल डॉक्टर ने कंप्लेंट की होगी पुलिस में कि कहीं ना कहीं जहर के कंटेंट की वजह से मौत हुई है। और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पूजा पाई गांव की बेटी थी और समैण गांव की बहू थी और वहाँ टोहाना में केस हुआ। उसके बाद उसको हिसार में रेफ़र किया गया, वहीं पे शायद उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। जी हाँ, उसको फिर वहाँ पर वो 9 तारीख को वहाँ पर एडमिट करवाई गई, जैसे हमने वहाँ पे पता चला, क्योंकि हम तो वहाँ पे 11 बजे गए थे। तो 16 तारीख तक हम वहाँ पे देखते रहे भी क्या स्थिति है क्या नहीं। मेरी बहन जो मैंने देखी वो वहाँ पर डेड स्थिति में दिखाई दी थी मुझे पहली बार, और मैंने दोबारा उसको कभी भी हिलते डुलते हुए, मुझे उसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगी। तो फिर भी वो वेंटिलेटर में उसको लटकाए रहे। वो पता नहीं उन्होंने क्या प्लानिंग की है क्या नहीं, किससे कोई बात करके मतलब कि डेड स्थिति में लेकर आए थे और वो वैसी ही रही, ना कभी बोली ना उसमें कोई हरकत हुई। मतलब आपने ये शक है कि वो जानबूझ के लेट कराया गया ताकि इस बीच में परिवार ना ये शक ना हो कि अचानक जहर से उसकी मौत हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके बयानबाजी सारे की अलग अलग थी। किसी ने कहा गिर गई बाथरूम में, किसी ने कहा कि इसको एलर्जी है, किसी ने कहा दिमाग में गांठ है। इस तरह की बातें सुनकर मेरा माथा ठनका, भाई ये गलत कर रहे हैं सारे। बजिंदर मेरा बड़ा भाई था, उनके साथ लेकर मैं FIR लिखवाने गया थाने में। थाने वालों ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने 2 घंटे तक हमें यहाँ वहाँ बहकाते रहे कि ऐसे नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं है ये। मैंने क्या प्रोसीजर बताओ आप, हम उस तरीके से करेंगे। कह रहे ये कोई प्रोसीजर नहीं होता, हम ऐसे थोड़े लिख लें किसी के भी कहने से। मैंने कहा मेरी सिस्टर मरने लग रही है आप हॉस्पिटल में और आप FIR लिख रहे हैं, कोई छोटा केस है। तो हमने उनको धमकी दी, हम फिर नहीं ऊपर जा रहे हैं कहीं पर, DSP के पास या DC के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाद में आनाकानी करके मुंह ऐसे घुमाते हुए उन्होंने हमारी FIR लिख ली। अच्छा, अब उस टाइम पे रिपोर्ट लिख ली, अब पुलिस से कोई बात हुई हो? फिर रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई होगी? रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन जैसे उनके बयानबाजी के अनुसार, जैसे डॉक्टर ने हमें डॉक्टर से संपर्क किया था पर्सनल तौर पर वहाँ पर जाकर RMC में, उन्होंने कहा भाई इसको स्प्रे वाला जहर दिया गया है। हाँ, स्प्रे वाला जहर हमने इसके अंदर से निकाला गया, दिया गया है, पिलाया गया, उसके अंदर से हमने सैंपल निकाला है। डॉक्टर ने भी वो पर्चा जो बनाया होगा उस पर लिखी होगी ये चीज़ें? डॉक्टर ने पर्चा लिखा होगा, लेकिन हमने वो एडमिट नहीं कराई थी, तो हम उसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकते थे, ना ही हम वहाँ से कोई रिपोर्ट ले सकते थे। हमारे साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी से पेश आया, हमें अंदर भी जाने दिया। जो भी मेरे भाई था, मेरी माँ थी, हम वहाँ पे जा रहे थे तो वो वहाँ के स्टाफ के साथ मिलकर ये कह रहे थे कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। केवल वो व्यक्ति अंदर जाके उसकी मेरी बहन को मालिश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ देखने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ रहे, यहाँ वहाँ से बातें करवानी पड़ रही थी। उन्होंने वहाँ के स्टाफ के साथ मिलकर ये कहलवा रखा था भाई इनको कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति मेरे सिवा इसके अंदर देखने नहीं आएगा। ऐसे ही उन्होंने हिसार किया, हिसार रेफर कर दिया वहाँ से डॉक्टर ने।
मना कर दिया भाई हमारे हाथ में नहीं है। हिसार भी उन्होंने आके वही सेम टू सेम जैसा हिसार उसको कब कराया था वो? 16 तारीख को उन्होंने हिसार उसको एडमिट किया। 16 तारीख को हिसार कर हाँ, हम उनसे ले लेते उसको, अपनी सिस्टर को हम उनसे छीन भी लेते, लेकिन वो स्थिति नहीं थी कि वो बच सके। हमने पहले जाते ही उनको देख लिया था और डॉक्टर ने भी, हाँ डॉक्टर ने भी उसको यही कह दिया था भाई बचने के चांस 10% है। हाँ, मतलब ये है कि वो आपकी तरफ से दी होगी तो वो डेड है, ना बोल रही थी कुछ भी, और उसके बाद भी वेंटिलेटर। हमको डॉक्टर ने भी बोला ये बिल्कुल भाई डेड स्थिति में है, ये सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर ही चल रही है। तो फिर मखा जी ये बोले आप बोलो हटा देंगे हम, एक बार आप बोलो तो हमने ये नहीं बोला भाई अब मर तो रही है, हमने हटवा दिया तो ये ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो बार बार डॉक्टर कहता भी रहा भाई आप बोलो हटा देंगे, वो उन्होंने हटवाया नहीं, हमने भी कहा नहीं। उन्होंने हर प्रकार के प्रयास किए कि हम समझौते पे साइन कर लें, किसी डॉक्टर से बात करके, कभी पुलिस वालों से बात करके, यहाँ वहाँ साइन करवाने की कोशिश की। हम बिल्कुल सचेत रहे, हमने साइन नहीं किए और उनकी जैसी जैसी हरकतें, सारी हरकतें सामने आ गई कि इन्होंने जहर दिया है। पहले हमें शक था कि हो सकता है कोई झगड़े में पी लिया हो, लेकिन अब हमें विश्वास है पक्का। झूठ सामने आई उसकी वजह से ये है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। तो लास्ट टाइम तक भी जहर दिया गया, लले मिला उसके अंदर से, परिवार मान नहीं रहा उस बात को। कल पोस्टमार्टम जब हो रहा था, कल पोस्टमार्टम के टाइम भी मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछ रहा था कि आप ये कह दो कि भाई इसको ने जहर पिया है या पिलाया। वो कह रहा है नहीं, पोस्टमार्टम में जो आएगा वो ठीक है। मतलब एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं आया कि भाई इसके अंदर जहर था, भाई हमें नहीं पता कैसे आया, वो जहर भी नहीं मान भी रहे उस बात को। अच्छा, अब पोस्टमार्टम में अगर बात हुई हो तो क्या पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि 1-2 दिन या जो भी टाइम लगेगा उसमें सारा कुछ निखर कर आ जाएगा ये जहर की हो? जैसी हमें जानकारी है भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है 24 घंटे के बाद आ जाती है, लेकिन एक विसरा रिपोर्ट है वो बाद में आती है। लेकिन हमारी ये मांग है सभी से, प्रशासन से भी, आम जनता से भी, कि हमारा सपोर्ट करें, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि जैसे उनका रसूख उन्होंने वहाँ पे दिखाया, हम उनकी राजनीतिक पहुँच थी या पैसे की पहुँच थी, उन्होंने जो दिखाया तो हमें शक है कि आगे भी वो इस केस को ठंडा कर सकते हैं। हाँ, पुलिस को जांच करनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि भी रिकॉर्डिंग भी इनके पास है, अगर पुलिस फ़ोन करके ये चीज़ कह रही है कि उसने जहर पिया है, मतलब जहर की वजह से मौत हुई है, और वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है, तो उनसे जांच करनी चाहिए इस बारे में। अब क्या कुछ लग रहा है, अगर वहाँ से कोई मतलब कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाया तो फिर क्या यहाँ से क्या कुछ होगा? फिर वहाँ जाया जाएगा, फिर यहाँ के प्रशासन से बात करी जाएगी? हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं जी, हम तो आपकी सपोर्ट चाहते हैं, सारी जनता की सपोर्ट चाहते हैं। प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन से हम डिमांड कर रहे हैं कि वो वहाँ पर दबाव डालें, उनको अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद जो भी साफ़ होगा, जो भी दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, सामने आ जाएगा, हमें वही मंजूर है जो होगा। लेकिन हमें अभी शक है कि वो कोई ना कोई केस को घुमा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, बड़े ही चालबाज लोग हैं जी। क्योंकि आपको पता ही है कि जिस प्रकार से झूठ का खेल शुरू हुआ और उसके बाद बार बार स्टेटमेंट बदली गई, और अब पुलिस को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए और आप सब साथियों को वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जैसे कहा कि जहर की रिपोर्ट है ना, उसमें समय लग सकता है, और समय बीतने के साथ तो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं केस ठंडा होने के चांसेस भी है।